दोस्तों, आज हम करने जा रहे हैं कक्षा 10 का प्रश्नावली 1.2 प्रश्न संख्या 5। बोल रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त होती है। तो देखिए, इसमें बोला है प्राकृतिक संख्या जो है वो 0 पर समाप्त होना चाहिए। ठीक, किसके रूप में? तो 6 के पावर n के रूप में। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, कोई भी प्राकृतिक संख्या हो, जैसे 20 हो तो 20 का जब निकालिएगा, आवाज गुणनखंड कीजिएगा तो कितना आएगा? 10। फिर कीजिएगा 2 से तो 5 है। ठीक, इसका कितना आएगा निकालने का मतलब इतना है। फिर अगर मान के चलिए 40 का निकालते हैं, जो अंतिम संख्या देखिए इसमें बोल रहा है ना कि 0 पर समाप्त हो, यानी उसका अंतिम अंक क्या हो? 0 हो। तो इसका भी अंतिम 0 है। तो फिर 2 से दीजिए तो 20 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 2 से दीजिएगा 10 हो जाएगा। फिर यहाँ से 2 से दीजिएगा 5 हो जाएगा। ठीक, अगर मान के चलिए कि अगर हम 30 को देते हैं तो 30 क्या हो जाएगा? फिर 2 से दीजिए 15 हो जाएगा। फिर 3 से दीजिए 5 हो जाएगा। ठीक, तो देखिए इसमें तीनों फेज में देखिए, तीनों 20, 40 और 30 का अभाज्य गुणनखंड जब किए हैं तो कितना है? इसमें भी अभाज्य संख्या 5 है, इसमें भी मतलब अभाज्य गुणनखंड 5 है, इसमें भी अभाज्य गुणनखंड 5 है, यानी सब में 5 अंक होना ही चाहिए। ठीक, तो कहने का मतलब क्या है कि जिस संख्या में, जिस प्राकृतिक संख्या में अगर उसका अभाज्य गुणनखंड 5 हो, ठीक, उसमें 5 होना ही चाहिए। अगर हो तो वो संख्या क्या होगा? 0 पर समाप्त होगा। तो इसको हम लोग किस प्रकार लिखेंगे? तो लिखेंगे इसको कि हम जानते हैं कि कोई भी धनात्मक प्राकृतिक संख्या जो 0 पर समाप्त होती है वह 5 से विभाजित होती है, यानी 5 से विभाजित होती है। देखिए यहाँ 5 से विभाजित हुआ है ना, इसलिए उसके अभाज्य गुणनखंडों में अभाज्य संख्या 5 होनी चाहिए। यानी कहने का मतलब क्या है कि उसके अभाज्य संख्या में जो होगा वो 5 होना ही चाहिए। ठीक, तो अगर इस 6 को तोड़िएगा अभाज्य गुणनखंड तो क्या होगा? 6 को करिएगा तो क्या होगा? 2 गुणे 3 होगा, यानी इसका पावर फिर तोड़ दिया अभाज्य गुणनखंड करेंगे, यानी कहेंगे 6 को जब तोड़िएगा तो 2 3 6 होगा ना, तो इसका क्या होगा? 6 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 3 होगा। ठीक, तो जब इस पावर हटेगा तो इस पर भी होगा और इस पर भी होगा। ठीक, तो पावर हटाए तो n का पावर हो गया। अब देखिए यहाँ 6 n के अभाज्य गुणनखंडों में केवल 2 और 3 है। देखिए यहाँ 2 और 3 है, इसमें 5 होना चाहिए। अगर यहाँ पर 5 होता, अगर मान के चलिए कि यहाँ पे 2 गुणे यहाँ 5 अगर होता, ठीक है, इस पर कोई भी अंक रखते आप तो कितना होता? 5 दूना 10 होता, और 10 के अगर स्क्वायर कीजिए 100 होता। देखिए 2 गुने अगर यहाँ पे मान के चलिए इस स्थान पे 2 और 3 के पावर n है ना, इस स्थान पे अगर 5 होता कहीं भी, अगर देखिए यहाँ पे 5 हम कर दिए तो 5 दूना 10, 10 के स्क्वायर करेंगे तो 100। देखिए अंतिम संख्या 0 आ गया ना, यानी कोई भी अंक हो, ठीक, उसमें अगर अंतिम संख्या 5 हो, 2 और अगर यहाँ पे 5 होगा, यहाँ पे 2, अगर यहाँ पे 5 होता है तो क्या होता है? ये अभाज्य संख्या जो होता है वो प्राकृतिक संख्या जो होता है वो क्या होता है? 0 पर समाप्त होता है। लेकिन यहाँ पे 3 है, इसलिए कोई भी अगर यहाँ पे अंक रखिए, जैसे 2 गुने 3 यहाँ पे है और यहाँ पे पावर में n है, n के स्थान पे अगर कोई भी रखिएगा अंक, जैसे मान लीजिए 1 रख देते हैं, 5 ही रखिए, 10 ही रखिए, 5 रखिए, तो यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 5 रख दीजिए। 5 रखिएगा तो कितना? 3 में 6 हो जाएगा, और 6 के पावर 5 है। ठीक, तो इसका गुना जब कीजिएगा तो ये अंत में आपका 0 पर समाप्त नहीं होने वाला है। ठीक, क्योंकि 6 क्षति में कीजिए, लास्ट में 6 या कुछ और आ जाएगा। जैसे मान के चलिए कि 2 और यहाँ पे मान के चलिए कि कोई भी अंक, मतलब यहाँ पे एक ही, ये 2 रख दीजिए। ठीक, यहाँ पे 2, तो 2 यहाँ पे n के पावर 2 रखिएगा तो कितना हो जाएगा? 2 3 6 हो जाएगा। 6 के पावर 2 तो 6 36, यानी कोई भी कीजिएगा ना तो अंतिम संख्या 0 नहीं होगा, क्योंकि इसके अंतिम संख्या में 5, यानी जो इसका अभाज्य संख्या जो है उसमें 5 नहीं है। अगर 5 होता तब भी जगह 0 पर समाप्त होता। ठीक, तो इसको कैसे लिखेंगे? तो यहाँ लिख देंगे कि यहाँ 6 के पावर n अभाज्य गुणनखंडों में केवल 2 और 3 है। अतः जो देखिए अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के अनुसार ये गुणनखंड अद्वितीय हैं। ठीक, यानी इसका कोई मतलब इसमें 5 नहीं, इसलिए अद्वितीय है। ठीक, इसलिए क्या होगा? 6 के पावर n अभाज्य गुणनखंडों में संख्या 5 नहीं आ सकती। ठीक, क्योंकि अद्वितीय उसमें 5 नहीं आ सकती।
अतः 6 के पावर n किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए कभी शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती, यही लिख देना है। ठीक, अब चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुने 11 गुने 13 गुने प्लस 13 और 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5 भाज्य संख्या है। तो भाज्य संख्या का मतलब क्या होता है कि भाज्य संख्या वह कहलाता है जो एक और स्वयं के छोड़ किसी अन्य संख्या से विभाजित हो, वही ना भाज्य संख्या कहलाता है। यानी कहने का मतलब क्या है कि जैसे मान के चलिए कि अगर हम यहाँ पे 8 ले लेते, यहाँ पे मान के चलिए 8 ले लेते हैं, ठीक। तो इसको जब गुणनखंड कीजिएगा यानी भाग दीजिएगा तो 2 4 हो गया, फिर यहाँ पे 2 कीजिएगा 2 हो जाएगा, ठीक। फिर यहाँ पे 2 एकम 2, यानी कहने का मतलब देखिए एक, ये तो पहले समझिए कि इसको जब भाग दीजिएगा तो 8 से कट सकता है, फिर 2 से भी कट सकता है, फिर 1 से भी कट सकता है। यानी कहने का मतलब जो 8 है वो 1 से भी विभाजित है, 2 से भी विभाजित है और 8 से भी विभाजित है। यानी कहने का मतलब क्या है, ये भाज्य संख्या है, ठीक। तो यही बता रहा है कि अब देखिए यही बोल रहा है कि व्याख्या कीजिए कि इतनी जो दोनों संख्याएं जो दी हुई है वो भाज्य, यानी कहने का मतलब कि स्वयं और एक से छोड़ा कर अगर किसी और से कट जाता है तो वो भाज्य संख्या होगा, ठीक। तो कैसे बनाएंगे, तो हल में लिख देंगे पहली संख्या, ठीक। देखिए पहली संख्या में क्या हो जाएगा आपका पहली संख्या, तो पहली संख्या आपका हो गया 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13, ठीक। अब देखिए इसमें देखिएगा यहाँ पे प्लस है, ठीक। तो इसमें अगर कॉमन लीजिएगा, देखिए यहाँ से यहाँ तक में 13 है प्लस यहाँ पे 13 भी है, तो हम 13 यहाँ कॉमन ले सकते हैं, ठीक, क्योंकि दोनों में है उभयनिष्ठ है। तब देखिए बचेगा क्या 7 गुने 11, अब इसका तो 1 हो गया प्लस 1, क्योंकि देखिए यहाँ से 13 निकल गया, यहाँ से 13 निकल गया, तो क्या बचा 7 गुने 11 गुने 1 गुने 13, 1 बचा यहाँ पे, ठीक। तो देखिए यहाँ पे जो है देखिए एक तो अगर काटिएगा तो इस संख्या से स्वयं कट जाएगा। देखिए यहाँ पे 1 और स्वयं के अलावा 13 से भी यहाँ कट रहा है, तो ये क्या है भाज्य संख्या है। तो लिख देंगे क्योंकि यहाँ 13 एक गुणनखंड है, क्योंकि 13 क्या है यहाँ पे गुणनखंड है और उसके बाद गुणनखंड है, तो इसलिए लिख देंगे दी गई संख्या 13 से भाज्य होगा, ठीक, भाज्य होगा, 13 से भाज्य होगा, ठीक। फिर लिख लेंगे दूसरी संख्या, पहला तो हो गया, पहली संख्या तो भाज्य है और इसका भी चेक करना है कि भाज्य है कि नहीं, ठीक। तो इसको भी सही करेंगे। दूसरी संख्या क्या है, दूसरी संख्या देखिए यहाँ पे क्या है 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5। दूसरी संख्या जो है आपका वो आपका है 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5 है, ठीक। तो क्या करेंगे इसमें भी देखिए कॉमन हो, तो देखिए इसमें 5 यहाँ पर भी है, प्लस के बाद 5 है, तो इसमें कॉमन 5 हो जाएगा, ठीक। तो 5 कीजिएगा कॉमन तो क्या बचेगा 7 गुने 6 गुने 5 तो निकल गया, तो अब 4 बचे, 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 अब प्लस यहाँ पे 5 चला गया तो 1। देखिए ये भी क्या है 1 और स्वयं के अलावा 5 से भी विभाजित है, तो इसलिए क्या कहेंगे यहाँ पे लिख देंगे 5 से विभाजित है,
इसलिए लिखेंगे क्योंकि 5, क्योंकि यहाँ लिख दीजिए, क्योंकि यहाँ 5 एक क्या है, गुणनखंड है, ठीक। इसलिए दी गई संख्या, जो संख्या है वह क्या है, दी गई संख्या 5 से भाज्य है, 5 से भाज्य। तो देखिए यहाँ पे दोनों के दोनों जो है वो क्या है, जो दोनों जो संख्याएं हैं वो क्या है, भाज्य संख्या है। तो यहाँ पे लिख देंगे कि अतः 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 और 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5 संख्याएं भाज्य संख्या है, ठीक। तो ऐसे आप लिख सकते हैं। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर जो प्रश्न संख्या 7 है वो बोल रहा है, किसी खेल के मैदान में चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, ठीक। कोई खेल का मैदान है, उसके चारों तरफ क्या है, वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इस मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। देखिए बोल रहा है कि एक खेल का मैदान, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। यानी कहने का मतलब क्या है कि एक खेल का मैदान है, ठीक। एक खेल का मैदान है, मान के लिए खेल का मैदान, मान के लिए यहाँ पे खेल का मैदान, ठीक है। वो उसमें जो पथ है वो क्या है, वृत्ताकार पथ है, ठीक। तो वृत्ताकार पथ है, इस मैदान में एक चक्कर लगाने में 18 मिनट। यानी कहने का मतलब कि यहाँ से मान के चलिए कि इस मतलब ये जो पथ है, यानी कहने का जो वृत्ताकार पथ है, इस मैदान को एक चक्कर पूरा करने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। यानी यहाँ से जब वो चलना प्रारंभ करती है सोनिया तो 18 मिनट लगता है, ठीक। जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। यानी कहने का मतलब ये देखिए, सोनिया जब चलती है इस चक्कर को, इसको पूरा करते हैं, जब चक्कर यहाँ पे पहुँचते है तो इसको कितना लगता है, सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, ठीक। और इसी पथ को चक्कर लगाते हुए यानी रवि चलता है तो उसको लगते हैं 12 मिनट, ठीक। यानी रवि का जो है वो 12 मिनट लगते हैं, ठीक। तो जब मान के जब चलेगा तो एक का देखिए, एक का लगता है 18 मिनट, एक का 12 मिनट। तो कहने का मतलब जब रवि क्या है, सोनिया से तेज दौड़ रहा है, तो कहने का मतलब क्या है कि दौड़ते दौड़ते ऐसे ही बार बार चक्कर लगाते रहते, क्या होगा कि मान एक समय ऐसा है कि दोनों जो है इस प्रारंभिक स्थिति में बराबर हो जाएंगे आकर, ठीक। यानी प्रारंभिक स्थिति पर आ जाएंगे, तो उसी को निकालना है। तो यही बता रहा है कि दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, एक ही दिशा में चल रहा है, तो कितने समय बाद वह पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। यानी कहने का मतलब क्या कि इसमें कितना टाइम लगेगा ताकि जाकर वो दोनों एक ही, यानी जहाँ से शुरू किए हैं वो मिल जाएंगे। तो एक का 12 मिनट है, एक का मान 18 मिनट, तो क्या 6 मिनट से कम पूरा कर रहा है रवि, इसलिए क्या होगा, रवि हमेशा इससे आगे होगा। मान के कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मान के सोनिया है और यहाँ पे रवि है। फिर अगला स्थिति में क्या होगा, यहाँ पे सोनिया आएगी तो यहाँ पे होगा, धीरे धीरे क्या होगा, एक स्थान एक जगह ऐसा, यानी यहाँ पे ऐसा कुछ टाइम के बाद यहाँ पे आकर वो दोनों एक
दूसरे के सामने हो जाएंगे, नहीं बराबर हो जाएंगे, तो उसी को हमको ज्ञात करना है। तो इसके लिए देखिए ऐसा क्वेश्चन के लिए हम लोग एलसीएम निकालते हैं, ठीक। तो इसको कैसे हल करेंगे, तो लिख लेते हैं हल में, लिखेंगे कि यहाँ हम 18 और 12 का एलसीएम ज्ञात करेंगे, ठीक, ज्ञात करेंगे। तो देखिए 18 का ज्ञात कीजिएगा तो क्या पहले इसका फैक्टर यानी गुणनखंड कीजिएगा तो 2 से कीजिएगा तो 9, फिर 3 से कीजिएगा तो 3, फिर 12 कीजिएगा तो कितना मतलब 2 से कीजिएगा तो 6, फिर 2 से कीजिएगा तो 3। अब देखिए यहाँ पे ये जो है आपका इसका आवाज गुणन क्या होगा, 2 गुने देखिए 2 3 कितना है 2 बार है तो 2 3 के पावर 2 हो जाएगा, ठीक। इस 12 को देखिए जब 12 को कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 2 के 2 है 2 तो 2 के पावर 2 गुने यहाँ पे 3, ठीक। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि आपको बताए हैं कि एलसीएम का क्या होता है। एलसीएम का मतलब क्या होता है, अगर मान के चलिए 18 और 12 का जब एलसीएम निकालिएगा तो क्या होता है कि अभाज्य गुणनखंडों की लिख देंगे, अभाज्य गुणनखंडों की सबसे बड़ी घातों का गुणनफल होता है, गुणनफल। यानी कहने का मतलब एलसीएम का मतलब क्या होता है कि जो इसका अभाज्य गुणनखंड है उसमें जो सबसे, ये अभाज्य गुणनखंड दोनों का, यानी दोनों का अभाज्य गुणनखंड है ना, इसमें बड़ी जो घात सबसे बड़ी है उसी को गुणनफल कर दें, ठीक। तो इसमें बड़ी कौन है, तो देखिए यहाँ पे इसमें इस वाला में ये 3 बड़ा है, ये पहला अभाज्य गुणनखंड तो 3 बार 3 के स्क्वायर है, यहाँ पे 2 का घात 12 है, तो इसी को क्या करेंगे गुना कर देंगे, तो 3 के पावर 2 कर देंगे और 2 के पावर 2 कर देंगे, ठीक। तो क्या हो जाएगा इसका जब कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 3 तरीका 9 गुने 2 दूना का 4, 36 आ गया, ठीक। यानी 36 मिनट बाद वो मिलेंगे। तो इसको किस पर कैसे लिखेंगे, तो लिख देंगे कि अतः सोनिया और रवि सोनिया और रवि एक ही स्थान पर दोबारा 36 मिनट बाद 36 मिनट बाद मिलेंगे, ठीक। यानी प्रारंभिक स्थान से जहाँ से चले हैं वहाँ पे 36 मिनट बाद ही मिलेंगे। तो यही इसका आंसर है। इसी के साथ यह वीडियो समाप्त किया जा रहा है और ये चैप्टर भी ख़त्म हो गया। अगले वीडियो में अगला जो बच 1.3 जो है उसको सिद्ध करेंगे, ठीक। जो भी उसमें क्वेश्चन उसको बनाएंगे।